हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 9 का मॉडल प्रश्न पत्र। यह सब्जेक्ट विज्ञान का है और आइए इसमें 40 प्रश्न हैं और आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैक बोर्ड में। तो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से निम्न किन राशियों का SI मात्रक समान होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है चाल वेग, दूसरा है त्वरण और विस्थापन, तीसरा है बल और संवेग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ चाल और वेग का जो SI मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का भी यही होता है और वेग का भी यही होता है। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। मतलब इस एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो उसे हम वेग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि वेग का SI मात्रक क्या होता है। तो अभी देखिए, जो चाल और वेग का दोनों को बताए थे तो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड चाल का भी बोलेगा या वेग का भी बोलेगा, दोनों का एक ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 4 है स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं। देखिए, जो गाड़ी में दूरी को मापता है वो होता है ओडोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक पिंड को द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए और वेग आधा हो जाए तो उस पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा। तो देखिए, संवेग का फॉर्मूला होता है, संवेग का एम भी होता है। तो देखिए, एम भी होता है। तो देखिए, पहले से क्या बोल रहा है कि एम को दुगना कर दो यानी कि 2m कर दो और भी को क्या कर दो आधा यानी कि v/2 गुना में v/2। तो इस प्रकार का हो जाएगा। और जब इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो नीचे से 2 ऊपर से 2 कट जाएगा और एम भी, तो फाइनली एम भी ही आ गया। देखिए, पहले से एम भी था और बाद में एम भी ही आया, यानी कि कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऑप्शन देख पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है दुगना हो जाएगा, बी है वही रहेगा, सी है आधा हो जाएगा और डी है 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वही रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 6 है कि यदि दो वस्तुओं ए और बी का द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg है तो किसका जड़त्व अधिक होगा। तो देखिए, यहाँ पर ए का द्रव्यमान दिया है 6 kg और बी का द्रव्यमान दिया है 34 kg। देखिए, एक याद रखिएगा कि जड़त्व किसका अधिक होगा। तो देखिए, जिसका द्रव्यमान अधिक द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। देखिए, जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व क्या होगा, अत्यधिक होगा। तो यहाँ पर किसका जड़त्व अधिक होगा, तो 34 kg का यानी कि बी का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बी का जड़त्व एक जड़त्व से अधिक होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो देखिए, जो चंद्रमा पर भार होता है, देखिए भार का फॉर्मूला होता है W बराबर mg, लेकिन यह पृथ्वी के लिए होता है। अगर ये चंद्रमा पर बोलेगा तो W बराबर mg मतलब mg बटा में 10 हो जाता है। तो m का देखिए mg बटा में 6 होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाँ 1/6 वहाँ भाग हो जाता है, सॉरी mg बटा 6। तो देखिए m क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 और g हो जाएगा 10, तो यानी कि 600 हो गया टोटल। और उसका 1/6 भाग होता है, यानी कि 6 से जब भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 न्यूटन आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार लगेगा। आइए समझते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F बराबर G इंटू M1 इंटू बटा में R²। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। जो यहाँ R है वह उस बीच वस्तुओं के बीच की दूरी है। तो अगर इसको आधा कर दिया जाएगा तो यह हो जाएगा R/2 और R/2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि R का स्क्वायर और बटा में 4, और यह 4 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पर आके। तो देखिए, एक तरह से नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, नया इक्वेशन समझिएगा। नया इक्वेशन इस प्रकार से बन जाएगा कि F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा में R² और यहाँ पर 4 आ जाएगा। यानी कि पहले से क्या था, पहले से यह था F बराबर G इंटू M1 M2 बटा में
r²। अब क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 4 आ जा रहा है, मतलब पहले 1 था और अब क्या से गुना हो जा रहा है, अब 4 से गुना हो जा रहा है, यानी कि 4 गुना बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा कि 4 गुना बढ़ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? तो ध्वनि ठोस, तरल, गैस और उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, तीनों में गमन करती है। जो ध्वनि होती है वो तीनों माध्यम में गमन करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव श्रवण की परास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज। दो विभिन्न पदार्थों को कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विसरण। विसरण जब होगा तो दो पदार्थ को कण जो है स्वतः मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी से विसरण। बर्फ का गलनांक कितना होता है? जो बर्फ का गलनांक होता है वो 273 डिग्री केल्विन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? देखिए संपीड़ित का मतलब होता है दबाना। तो देखिए इसमें ऑप्शन है नमक, तेल, हाइड्रोजन गैस और जल। और संपीड़ित का मतलब होता है किसको हम बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। बोला है संपीड़ित किया जा सकता है और सबसे अधिक मतलब किसको हम सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं? तो गैस को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? तो देखिए यौगिक, तो लोहा, पीतल, जल, तांबा। यौगिक किसे कहते हैं? देखिए जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, तत्वों से। तो देखिए तत्वों से जो मिलकर बना रहेगा अधिक, दो या दो से अधिक, तो उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। तो लोहा एक प्रकार का तत्व है, पीतल मिश्र धातु है और तांबा भी एक प्रकार का तत्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, क्योंकि जल का जो सूत्र होता है H2O, यानी कि जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर यौगिक क्या हो जाएगा? जल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो देखिए इसमें एक लॉजिक याद रखिएगा पीतल के लिए, इसमें याद रखिएगा पिताजी, पिताजी, पीतल और पिताजी। तो देखिए ता से तांबा और जी से जिंक, याद रखिएगा। तांबा का जो संकेत होता है कॉपर होता है Cu और जी से जिंक यानी कि Zn। तो Cu और Zn किस में है? तो जो होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पी से पीतल रखिएगा याद, और पी से पिताजी। और पिताजी में देखिए पी से पीतल और ता से तांबा और जी से जिंक। और तांबा का संकेत क्या होता है? कॉपर और जी से जिंक। तो ऑप्शन नंबर देखिए कॉपर और जिंक किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन होता है? देखिए परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कोई चीज़ का बदलना ही क्या कहलाता है? परिवर्तन। और एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक, तो बात समझिएगा। देखिए भौतिक वो होता है कि जो मतलब कि पूर्णतः अपन अवस्था में वापस आ जाता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन करते हैं। लेकिन वैसा बदलाव जो दोबारा हम उसको नहीं ला सकते उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर बर्फ है तो बर्फ से पानी बनता है और पानी से बर्फ बनता है, यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लेकिन उसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आटा है और आटा से आप रोटी बना दिए तो रोटी से आप आटा नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि जल से बर्फ बनना। तो देखिए जल से बर्फ अगर बन रहा है तो बर्फ से भी फिर जल बन जाएगा, तो ये तो भौतिक परिवर्तन होगा। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि भोजन का पचना। अब बताइए एक बार अगर भोजन पच जाएगा तो क्या फिर से भोजन बन पाएगा? तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो हम लोग इस चीज़ को समझे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है तो Na2O3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 36 ग्राम जल में कितने मोल मौजूद होते हैं? देखिए एक मोल में 18 ग्राम, मतलब एक मोल बराबर, मतलब एक मोल ग्राम में 18 ग्राम जल उपस्थित होते हैं। इसका ऑप्शन होगा 18 दूनी 36। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। C2H2 मूलक द्रव्यमान क्या होगा? मतलब यहाँ पर है कि मीथेन का मतलब मूलक द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, देखिए सी का क्या होगा? तो सी, तो कार्बन में 12 होते हैं, 2 कार्बन है तो 12 दूनी के 24। अब H2 का देखिए एक होता है भार और इसके 2 से गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2, तो 12 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी।
तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। देखिए द्रव्यमान यहाँ पर लिखेंगे और उसके जितना दिया होगा अनुभार उसके से गुना कर लेंगे। आगे समझते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? तो देखिए P बराबर E होता है, मतलब जितना प्रोटॉन जितना मतलब परमाणु संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, तो इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु का समान नहीं होते हैं? तो देखिए जब समस्थानिक की बात कर रहा है तो उसमें न्यूट्रॉन समान नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो देखिए सी अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो प्रासरण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पौधे के शीर्ष भाग को कौन सा ऊतक पाया जाता है? पौधे के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, विभियोजोतक। आगे बढ़ते हैं। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए श्वेत और ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? दूध उत्पादन। ये समझिएगा, देखिए श्वेत मतलब होता है सफेद और दूध भी उजला होता है, तो इससे याद रख सकते हैं। तो सफेद क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? देखिए रबी, खरीफ एक फसल होता है, एक रबी होता है और एक जायद होता है। तो रबी जायद को छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें समझिए खरीफ। तो खरीफ को याद रखिएगा कि जो बरसात में बुआएगा वो होगा खरीफ, और जो ठंडी में बुनाएगा वो हो जाएगा रबी। तो देखिए बरसात में क्या बुनाता है? तो धान, ये सब मक्का उक्का बुनाता है। तो ये जो धान मक्का अरहर होता है ये क्या होता है? खरीफ फसल का उदाहरण। तो एक बच जा रहा है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चना। तो इसमें से कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो चना, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो वर्गीकरण का मूलभूत लक्षण हो सकता है, पहला ऑप्शन है उसका निवास स्थान, और दूसरा है उसके पोषण की प्रक्रिया, तीसरा है उसका कोशिका संरचना, और चौथा है उसके जनन की प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसके जनन की प्रक्रिया। आते हैं। पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर मेरा बी यहाँ पर हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। आगे समझते हैं। वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग के से संबंधित है? तो स्तनपायी। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी आंसर हो जाएगा। वैश्विक उष्णन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण मतलब सबसे मुख्य अगर गैस है कोई तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ये मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, जल के तापमान में परिवर्तन। देखिए अगर जल प्रदूषण होगा तो हैजा भी हो जाएगा, जल में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी, फेफड़े संबंधी रोग भी हो सकते हैं, लेकिन जल के तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। आगे समझते हैं। निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? तो देखिए रतौंधी, जो रतौंधी है वो असंक्रामक रोग है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। संक्रामक मतलब होता है कि देखिए किसी से संचारित हो रहा है, मतलब कि उसमें अगर हुआ है तो हमें भी हो गया, तो वह संक्रामक रोग, लेकिन रतौंधी एक असंक्रामक रोग हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? मतलब लंबा टाइम तक चलता है? तो खांसी जुकाम, आप लोग की भी हुआ होगा तो देखे होंगे बहुत टाइम तक चलता है, तुरंत नहीं ठीक होता है। तो खांसी जुकाम जो है दीर्घकालिक रोग यहाँ लिख दिया गया है, तो यहाँ रोग हो जाएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर रोग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? खांसी जुकाम। और लास्ट क्वेश्चन है 40 कि जीवाणु निम्नलिखित में से किस वर्ग में मतलब कौन वर्ग में आते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटिस्टा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहीं पर इस टॉपिक को सेशन को लास्ट करते हैं। और मेरा प्रयास आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए मॉडल प्रश्न पत्र लाता रहूं। और मेरा प्रयास आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।